Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes for Student. Today in this video we are going to start a new chapter. Okay? न्यू चैप्टर में आप सभी को पता है कि मैं न्यू चैप्टर इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य काल। क्या पढ़ाया स्टूडेंट? मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य काल। और ये वाला जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ ये भी हमारे लिए न्यू टॉपिक है। इसके मैंने आपको ओवरव्यू बताया था इस पूरे टॉपिक का मौर्योत्तर काल का। इसके साथ साथ मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो ओवरव्यू के साथ मैंने डिस्कस किए थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 5 को एक बार देखिए चाहिए। क्वेश्चन 5 को भी मैं आपको रिकॉल करवा दूंगी। मौर्योत्तर काल आज हमारा क्या स्टूडेंट है? मौर्योत्तर काल हमारा जो है आज का टॉपिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में तो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो 5 क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स गो स्टार्टेड। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 क्या स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 2 अश्वमेध यज्ञ चाहिए। 2 अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न कराए थे? चल क्यों नहीं रहा पेन भाई? जाइए, ठीक है, रुक जाइए, पेन थोड़ा सा मैं ठीक कर लूँ। देखिए 2 अश्वमेध यज्ञ, क्या दिक्कत होगी इस पेन में? सही चल रहा है। देखिए 2 अश्वमेध यज्ञ जो है किसने कराए थे? यहाँ पे ये बात पूछी गई है। दोबारा देखिएगा एक बार। 2 अश्वमेध यज्ञ, ये हम अपना रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये 2 अश्वमेध यज्ञ जो हैं किसने करवाए थे ये बात में पूछी गई है। ठीक है, पहला देखेंगे स्टूडेंट क्या है? समुद्रगुप्त। बी में क्या है? पुष्यमित्र शुंग। सी में क्या है? दशरथ। और डी में क्या है? स्कंदगुप्त। डी में क्या है स्टूडेंट? स्कंदगुप्त है। तो अश्वमेध की बात की जाए तो आपको ध्यान होगा कि बृहदरथ की हत्या करके उसका सेनापति जो था उसने की थी और जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और मैंने बताया था आपको जो 2 अश्वमेध यज्ञ जो किए थे वो किसने किए थे भी मैंने आपको बताया था। एक पुरोहित थे जिनका नाम क्या था? पतंजलि। क्या नाम था उनका? पतंजलि था। और पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो किसके टाइम पीरियड में किए थे? यहाँ पे पूछा गया टाइम पीरियड के बारे में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट? 5 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा? बी। 5 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? बी। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अयोध्या के लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अपने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसे संपन्न कराने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? पुरोहित पतंजलि को। किसे जाता है? पुरोहित पतंजलि को जाता है। कालिदास के द्वारा एक लिखी गई थी महत्वपूर्ण कृति थी, एक रचना थी, इसका नाम मैंने आपको पढ़ाया था ओवरव्यू में, मालविका अग्निमित्रम। क्या इसमें मालविका अग्निमित्रम पढ़ाया था मैंने। दोनों अश्वमेध यज्ञों जो 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, देखिए एक बार, दोनों अश्वमेध यज्ञों के बारे में जो है विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम। मैंने बताया था आपको जो अग्निमित्र जो है स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है उसका नाम क्या है? अग्निमित्र। और संस्कृत में इसको क्या कहा गया? अग्निमित्रम कहा गया। और मालविका क्या है? एक फीमेल हीरोइन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ने किस तरीके से प्रेम प्रसंग के द्वारा प्रेम विवाह किया था। तो मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका के दोनों के प्रेम प्रसंग और प्रेम विवाह के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। और ये रचना जो है गुप्तकालीन रचना है और ये कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें जो अग्निमित्रम जो है अग्निमित्र का जो इसमें नाम दिया गया, इससे कहीं आसान हो कि हम शुंग वंश में चले जाएं। शुंग वंश के में जो रचनाएं लिखी गई थी तो मैंने आपको बताया था उसमें कई सारी रचनाएं थी। एक था मनुस्मृति जो मैंने आपको ओवरव्यू करवाया था तब मैंने आपको बताया था। एक तो था मनुस्मृति और भी कई सारी रचनाएं बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो आगे हम उन रचनाओं को भी, उन कृति को भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को और समझते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका बनाई थी। यानी कि
अशोक का जो सांची का स्तूप है, इन्होंने इसमें महास्तूप लिखा हुआ है। सांची की जो स्तूप पर जो थी उसकी जो वेदिका जो थी, जो रेलिंग जो थी वो कैसी थी, पहले कास्ट मतलब लकड़ी की बनी थी, लेकिन किसने, पुष्यमित्र शुंग ने जो वेदिका जो थी, रेलिंग जो थी वो पत्थर की बनाई। मैंने आपको बताया था पहले भी। भरहूत स्तूप का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने कराया। इसकी खोज जो है किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम में। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। एक बार दोबारा और डिस्कस करवा देती हूँ, देखिए दोबारा से। अयोध्या के लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसको, ये जो यज्ञ थे अश्वमेध यज्ञ, इनको संपन्न कराने का जो श्रेय है वो पतंजलि को जाता है। कालिदास के द्वारा रचित एक रचना थी जिनका नाम था मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में जो है 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है विस्तृत रूप में। और मालविकाग्निमित्र में जो है किसके बारे में पता चलता है, कि इसके बारे में पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे जिनका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालविका नाम की फीमेल जो एक राजकुमारी थी, और ये राजकुमारी, इन दोनों ने किस तरीके से प्रेम प्रसंग के द्वारा किस प्रकार प्रेम विवाह किया है, इसका वर्णन भी इसके अंदर मिलता है, और 2 अश्वमेध भी मिलता है। ये 2 चीज़ें हैं, फीचर्स हैं इसके बुक के, और दोनों ये फीचर्स ये आपको लर्न करना है, ओके। आगे क्या, पुष्यमित्र शुंग ने अशोककालीन सांची के जो स्तूप था वहाँ पर क्या बनी हुई थी, रेलिंग जो थी जिसको बोला गया वेदिका, वो कैसी थी, पहले कास्ट की बनी हुई थी, यानी लकड़ी की बनी हुई थी। बाद में पत्थर की वेदिका, पत्थर की रेलिंग किसने बनवाई, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और एक चीज़ और है, भरहूत स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग। और यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये वाला जो टॉपिक है ये लाइन एग्जैक्ट पूछी गई है, ओके, कि जो भरहूत स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया और भरहूत स्तूप की खोज किसने की, ओके। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे आप, भरहूत स्तूप का जो निर्माण है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, इसकी खोज जो है किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने स्टूडेंट, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी भरहूत स्तूप की खोज, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था निर्माण, और मैंने आपको बताया था मनुस्मृति भी। ये जो मालविका, हाँ एक चीज़ और मैंने बताई थी, मालविकाग्निमित्रम जो स्टूडेंट ये गुप्तकालीन रचना है, क्योंकि कविदास जो हैं गुप्तकालीन कवि थे, ना कि शुंग वंश के, ओके। तो इनके बेटे की जो है ये क्या बोलते हैं, ये जो प्रेम प्रसंग था वो इतना ज़्यादा प्रचलित था, उसी को आधार बनाकर उन्होंने एक रचना रची, उसका नाम रखा गया मालविकाग्निमित्रम, इनके पुत्र के ही नाम पर रखा गया। यानी कि फीमेल हीरो और फीमेल हीरोइन और मेल हीरो के नाम पर ही इन्होंने क्या करा, अपनी इस रचना का नाम रख दिया। पुष्यमित्र शुंग के बेटे और उनकी प्रेमिका के नाम पर अपनी ही रचना का इन्होंने नाम रख दिया। तो मनुस्मृति जो है शुंग वंश की क्या है, एक रचना है। मनुस्मृति स्टूडेंट क्या है, शुंग वंश की एक रचना है, एक क्या है, कृति है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि मनुस्मृति क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहे हैं कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी। पहला क्या लिखा हुआ है, मौर्य वंश, बी में लिखा हुआ है सातवाहन वंश, सी में लिखा हुआ है शुंग वंश, और डी में क्या लिखा हुआ, कुषाण वंश। तो मनुस्मृति की बात की जाए कि इसकी रचना की, तो इसकी रचना कब हुई थी। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया जो मैंने अभी समझाया एग्जैक्ट, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो किस में हुई थी स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा, शुंग वंश। यानी कि 6 का सी जो है क्या है, राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लेंगे। स्मृतियाँ जो थीं हिंदू धर्म की एक कानूनी ग्रंथ थे। स्मृतियाँ जो थी वो क्या थी, कानूनी ग्रंथ थे। इनका संकलन विभिन्न कालों में हुआ। मनुस्मृति की रचना जो है मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन पर माता, इसके बाद में उनकी पुत्रियों का, इसके बाद में उनकी बहुओं का जो है अधिकार था, और विधवाओं के क्या था, मुंडन करवाने की जो है उस टाइम पर प्रथा प्रचलित थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि स्मृतियाँ जो थी हिंदू धर्म के क्या थे,
सामाजिक ग्रंथ है, आर्थिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है, नैतिक ग्रंथ है या फिर कानूनी ग्रंथ है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा कि स्मृतियाँ जो है हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। स्मृतियाँ क्या स्टूडेंट, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मनुस्मृति की रचना जो है, मनुस्मृति की जो रचना किसके शासनकाल में हुई थी, ये हमने अभी समझा कि मनुस्मृति की जो रचना है वो शुंग वंश के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताइए कि स्त्रियों का स्थान क्या था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखिए इसमें इन्होंने क्या करा है, 6 की और एक्सप्लेनेशन को जो है इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन को बताया गया है। देखिए एक बार, मनुस्मृति के भाष्यकार मनुस्मृति के भाष्यकार मेघतिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज और भरूची थे। मनुस्मृति के भाष्यकार कौन कौन थे स्टूडेंट, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज और भरूची थे। ये पूछा जाता है भरूची के बारे में कई बार क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया। याज्ञवल्क्य स्मृति ने स्त्रियों को सबसे पहले संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। याज्ञवल्क्य ने ही सबसे पहले स्त्रियों को किसमें अधिकार दिया, संपत्ति में। नारद स्मृति जो है गुप्तकालीन स्मृति है। देखिए गुप्तकालीन कौन कौन सी, शुंग वंश के टाइम में यानी कि मौर्य काल में कौन कौन सी स्मृतियों को की रचना की गई, ये दोनों डिफ्रेंशिएट करना बेहद ज़रूरी है। और साथ के साथ आप चाहें तो इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नारद स्मृति, अभी हमने पढ़ा इसके पहले मनुस्मृति शुंगकालीन थी, जबकि जो हमने पढ़ा था मालविका अग्निमित्रम कवि कालिदास ने लिखी थी। कालिदास क्या थे, गुप्तकालीन कवि थे। ओके, नारद स्मृति गुप्तकालीन स्मृति, इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई, यानी कि स्त्रियां जो थी क्या कर सकती थी, पुनर्विवाह कर सकती थी। ठीक है, और नारद स्मृति क्या थी स्टूडेंट, गुप्तकालीन थी, जिस प्रकार से मालविका अग्निमित्रम भी गुप्तकालीन है। ओके, आगे देखिए, देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। देवल स्मृति आई, ठीक है, क्या है, पूर्व मध्यकालीन स्मृति। इसमें मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। दोबारा देखेंगे, देवल स्मृति जो है पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। देवल स्मृति स्टूडेंट कैसी है, पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसमें जो है विधि विषयक नहीं माना जाता है, इसको जो है मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू में शामिल करने का विधान है। उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एक बार मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रही हूँ। पहला कि मनुस्मृति के भाष्यकार मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज और भरूची थे। आगे लिखा हुआ, याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान प्रदान किया था। याज्ञवल्क्य ने ही स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति में अधिकार दिया था। याज्ञवल्क्य क्या थे, ऋषि मुनि थे। ठीक है, आगे देखिए, नारद स्मृति जो है गुप्तकालीन है, जिस तरीके से मालविका अग्निमित्रम जो किसके द्वारा रचित थी, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम भी कैसी है, गुप्तकालीन है। इसके साथ साथ नारद स्मृति भी गुप्तकालीन स्मृति है। ओके, इसमें नियोग, अब नारद स्मृति तो हमने समझ लिया कि गुप्तकालीन, इसमें है क्या, इसमें नियोग और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई कि लेडीज जो थी वो क्या कर सकती थी, दोबारा विवाह कर सकती थी। ओके, देवल स्मृति जो है पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसे मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का
विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ओके, आगे चलते हैं समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। लिखा हुआ है कि किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। यूनानी जो थे पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। हमने पढ़ा था सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल बनाई थी, कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र में बनाई थी। उसके बाद में विदिशा में बनाई थी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा में अपनी कैपिटल बनाई थी। और हमने कहा था कि विदिशा कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था विदिशा जो है एमपी के मध्य में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है उसको कहा जाता था विदिशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दोबारा देख लेंगे और क्वेश्चन को। निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे। यूनानी जो थे पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे। पहले क्या लिखा हुआ, महाभाष्य। पहले क्या लिखा है स्टूडेंट, महाभाष्य। पहले क्या लिखा है स्टूडेंट, महाभाष्य। देखिए एक बार, महाभाष्य। और महाभाष्य, और बी में क्या लिखा हुआ, गार्गी संहिता। बी में क्या लिखा है स्टूडेंट, गार्गी संहिता। बी में क्या लिखा है स्टूडेंट, गार्गी संहिता लिखा हुआ है। और सी में क्या लिखा हुआ, मालविका अग्निमित्रम। और डी में क्या लिखा है, मिलिंद पनाहो। ठीक है, यूनानी आक्रमण कब जो है पाटलिपुत्र में पहुंच गए थे। ठीक है, तो यदि बात करें इनके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कि यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है किस ग्रंथ में, और ये लोग पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। तो ये इसका उल्लेख किसे मिलता है स्टूडेंट, बताइए। राइट आंसर क्या है इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, बी है। बी में यानी कि गार्गी संहिता में पता चलता है कि यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है इस गार्गी संहिता में। और यही पता चलता है कि यूनानी जो है पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। ओके, एक बार सी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, समझते एक्सप्लेनेशन को। यवनों के आक्रमण का उल्लेख जो है महाभाष्य, गार्गी संहिता भी होने पड़ा था ना, महाभाष्य ऊपर देखिए लिखा हुआ महाभाष्य, मनुस्मृति का महाभाष्य। ठीक है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्र में है, लेकिन पाटलिपुत्र तक पहुंचने का जो उल्लेख है केवल जो है गार्गी संहिता में है। सिर्फ और सिर्फ में किसमें, गार्गी संहिता में है, जबकि यवनों का आक्रमण का जो उल्लेख है वो महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्र में भी है। ठीक है, और मैंने आपको क्या पढ़ाया तभी कि मालविका अग्निमित्र क्या है, मालविका अग्निमित्रम गुप्तकालीन है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया। आगे देखेंगे, गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि यवन आक्रांत, साकेत, पांचाल, मथुरा को जीते हुए कुसुमध्वज यानी कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना के निकट पहुंच गए थे। पाटलिपुत्र का वर्तमान में समय जो नाम है स्टूडेंट वो क्या है, तो वर्तमान समय में जो इनका नाम है वो क्या है, पटना। क्या नाम है स्टूडेंट, पटना नाम है। ठीक है, आगे समझते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को। किसको स्टूडेंट, समझते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या दिया हुआ है, गार्गी संहिता जो एक ज्योतिष ग्रह है, क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर्स इपिक है। कौन, गार्गी संहिता। ठीक है, महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत माध्यमिका को रौंद दिया। महाभाष्य से क्या पता चलता है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद दिया। मालविका अग्निमित्रम के मुताबिक अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को हराया था, पराजित किया था। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक बार दोबारा से और समझ लेंगे, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। यवनों के आक्रमण का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है, महाभाष्य में मिलता है। गार्गी संहिता मालविका अग्निमित्र में है, यवनों के अटैक के बारे में बात की गई है। महाभाष्य में भी है, गार्गी संहिता में भी है, मालविका अग्निमित्र में है। लेकिन पाटलिपुत्र तक जो पहुंचने का जिक्र है वो सिर्फ और सिर्फ गार्गी संहिता में ही है। ठीक है, गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया जाता है कि यवन जो है आक्रांत, साकेत, पांचाल, मथुरा को जीते हुए कुसुमध्वज किसे कहा गया, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है स्टूडेंट, पाटलिपुत्र का वर्तमान जो नाम है वो है पटना।
के निकट जा पहुँचे। ठीक है, दोबारा देखें, यवन आक्रांत साकेत पांचाल मथुरा को जीते हुए कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र के निकट जा पहुँचे। आगे देखेंगे, गार्गी संहिता क्या है? एक एस्ट्रोलॉजर्स इपिक है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद दिया। मालविका अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र के पुत्र, अग्निमित्र किसके पुत्र हैं? अग्निमित्र मैंने आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, और पुष्यमित्र शुंग के जो पोते थे वसुमित्र जिनका नाम था, यानी कि अग्निमित्र के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने तट पर यवनों को जो है क्या करा था? पराजित किया था, हराया था। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अशोक, अशोक के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे कौन थे? सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपस में क्या थे? रिलेटिव थे। ठीक है ना, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था उसका नाम क्या था स्टूडेंट? अग्निमित्र। जैसे जो हमने पढ़ाया था आपको मालविका अग्निमित्रम, जो अग्निमित्र और अग्निमित्र का जो बेटा था वो क्या था? वसुमित्र। ओके, आगे देखेंगे, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। देखिए एक बार आपको लिख करके बता देती हूँ। देखिए एक बार, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद में क्या पढ़ाया था? बिंदुसार। इस तरह के बाद में मैंने पढ़ाया था आपको अशोक के बारे में। ठीक है, तो ये क्या थे? ये क्या थे? फादर थे, ये सन थे, ये इनके बेटे थे, और ये क्या थे? इनके पोते थे। ठीक है, आगे एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, ये इनके ग्रैंड सन थे। ओके, ये ग्रैंड सन थे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, किसके बारे में? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे उनका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र के जो बेटे थे उनका नाम क्या था बताइए? मैंने अभी आपको पढ़ाया था वसुमित्र, वसुमित्र। ठीक है, देख लीजिए एक बार दोबारा से। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा था? बेदत को मारा था, और शुंग वंश की स्थापना की थी, अपने ही राजा को मार दिया। पुष्यमित्र शुंग क्या था? एक सेनापति था। ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे वो कौन थे? अग्निमित्र थे। ठीक है, बात की जब वसुमित्र की, तो ये पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? बेटे थे। पुष्यमित्र शुंग के कौन थे? ये थे पोते। इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? क्या जाता था? ग्रैंडसन। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के जो ग्रैंडसन थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्रम किस राजवंश से संबंधित है? देखिए दोबारा से, जो मैंने आपको ओवरव्यू समझाया है उसमें से ही सभी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्रम किस राजवंश से संबंधित है? पहला क्या है? मौर्य काल। तो हमने किसके बारे में? मौर्य काल तो है ही नहीं। उसके बाद में लिखा हुआ है, जो इसमें जो शासक की बात पूछी गई, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं पूछा कि मालविका अग्निमित्रम किस काल में लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा? दूसरा शुंग वंश, तीसरा क्या है? गुप्त काल, और डी में क्या है? शक वंश। तो मालविका अग्निमित्रम में नाटक जो था, इसमें विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्रम
किस राजवंश संबंधित हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर स्टूडेंट होगा, बताइए बी। इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, बी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालविका जो अग्निमित्रम जो है वो किसके बेटे हैं, शुंग, पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं। तो इनका जो सरनेम है वो क्या हुआ, शुंग। इनके जो वो कौन थे, पिता जो थे वो शुंग वंश संबंधित थे, इसी कारण इनका सरनेम जो था शुंग लगा और इनका राजवंश जो है शुंग था। तो इसी कारण कह सकते हैं कि मालविका अग्निमित्रम जो थे नाटक में विदिशा के जो शासक थे, मैंने आपको बताया था विदिशा किससे कहते हैं, विदिशा कहाँ मौजूद है। विदिशा के शासक के रूप में अग्निमित्रम किस राजवंश से संबंधित है, तो वह शुंग राजवंश से संबंधित हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद समझने की कोशिश करेंगे। मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र कौन, अग्निमित्र शुंग राजवंश से संबंधित हैं। यह महाकवि कालिदास का एक क्या है, नाटक है, नाटक ग्रंथ है, ड्रामा एपिक है। इससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों के बारे में क्या पता चलता है कि उस टाइम पर वहाँ की पॉलिटिकल जो है मूवमेंट किस तरह के थे। ठीक है, इसके साथ साथ पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र, विदिशा का जो है क्या था, राज्यपाल था। विदिशा पर किसने राज्य क्या रखा था, मैंने आपको बताया था विदिशा जो थी कैपिटल थी किसकी, पुष्यमित्र शुंग की कैपिटल थी विदिशा। और विदिशा मैंने आपको बताया था विदिशा जो थी मध्य एमपी का मिड का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया था जिसको विदिशा कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, उसने विदिशा को जीत कर, किसने, पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ने विदिशा को जीता और जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। कालिदास जो है यवन आक्रमण का भी उल्लेख करते हैं। कालिदास क्या करते हैं, यवन आक्रमण का भी उल्लेख करते हैं। तो एक बार दोबारा से समझ लेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालविका अग्निमित्रम नाटक क्या लिखा हुआ है, मालविका अग्निमित्रम क्या लिखा हुआ है, मालविका अग्निमित्रम नाटक में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार से दोबारा देखिए, कलरफुल रहती हूँ, देखिए एक बार दोबारा से। मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र जो है शुंग राजवंश से संबंधित है। यह महाकवि कालिदास का नाटक ग्रंथ है। इसमें शुंगकालीन राजनैतिक जो गतिविधियां हैं उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र, वो क्या था, विदिशा का उस टाइम पर क्या था, राज्यपाल था। और उसने क्या करा, विदिशा को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। कालिदास जो है, कालिदास यवन आक्रमण के बारे में भी उल्लेख करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर समझेंगे 9 को। 9 में क्या कहा गया, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे। और एक्सप्लेनेशन ये जो है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखिए एक बार थोड़ा सा जूम और कर लेती हूँ, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में आते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन को, शुंग वंश को महर्षि पाणिनि, मैंने बताया था महर्षि पाणिनि ने क्या लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी है, आपको ध्यान हो, मैंने पढ़ाया था महर्षि पाणिनि ने क्या लिखी स्टूडेंट, अष्टाध्यायी लिखी है। तो यहाँ पर बात है ये पाणिनि की। पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया, यही पेन को चला लेती हूँ हल्का सा। मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्रम, पुष्यमित्र के पुत्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र, पता नहीं क्या पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकंड जरा भाई। देखिए पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्रम को बैम्बिक कुल से संबंधित किया गया। पेन क्यों नहीं चल रहा, रुक जाइए भाई स्टूडेंट, यहाँ पे तो चल रहा है सही, रुक जाइए हल्का सा। अग्निमित्रम को बैम्बिक कुल से संबंधित इन्होंने बताया, किसने,
मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्रम को बैंबिक कुल से संबंधित बताया। बौद्धयायन श्रौतसूत, बौद्धयायन, देखिए बौद्धयायन श्रौत सूत्र से पता चलता है कि बैंबिक काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। बैंबिक जो थे वो क्या थे? काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। एक बार देखिए दोबारा समझ लेंगे इस चीज़ को। देखिए दोबारा से, शुग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। मैंने आपको बताया था महर्षि पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। मालविका अग्निमित्रम, क्या स्टूडेंट? मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैंबिक कुल से संबंधित बताया। किसने? मालविका अग्निमित्रम में किसने? कालिदास ने। बौद्धयायन श्रौत सूत्र से पता चलता है कि बैंबिक जो है काश्यप गोत्र से के ब्राह्मण थे। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, और 9 में समझेंगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं तो उसमें क्या लिखा? भागीलय, जैसा कि आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्या कह रहे हैं कि भागीलय की मुद्राएं, देखिए एक बार, ये पेन पता नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए एक बार, भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित से संबंधित हैं। निम्नलिखित से प्राप्त हुई भागीलय की मुद्राएं। पहले क्या लिखा हुआ? नासिक, बी में लिखा कौशाम्बी, बी में क्या लिखा? कौशाम्बी, सी में गोदावरी और कृष्णा घाटी, और डी में लिखा हुआ है नर्मदा घाटी। डी में क्या लिखा हुआ है? नर्मदा घाटी। ठीक है, बात करें इसके राइट आंसर की, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई हैं। तो कौन सी जगह थी जहाँ से ये प्राप्त हुई हैं? राइट आंसर पे आते हैं और देखते हैं राइट आंसर का क्या होगा स्टूडेंट। नर्मदा घाटी से जो है भागीलय की मुद्राएं जो हैं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। भागीलय की मुद्राएं मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। यह पंचमार्क तांबे की मुद्रा, पंचमार्क तांबे की मुद्रा पर बैल, पेड़, सूर्य, नदी का चित्र जो है अंकित है, तथा अशोक की ब्राही लिपि में शहर का नाम जो है भागीलय और दाहिनी तरफ खुदा हुआ है। ठीक है, दोबारा समझ लेंगे इसको, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार, भागीलय की मुद्राएं हमने समझ लिया एमपी की नर्मदा घाटी में से प्राप्त हुई, तो समझ लिया हमने। इस पे क्या था? पंचमार्क, ये पंचमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचमार्क तांबे की मुद्रा, पंचमार्क तांबे की मुद्रा हुआ करती। इस पे क्या था? एक बैल, पेड़, सूर्य, नदी का चित्र जो था क्या था? अंकित था। अशोक की ब्राही लिपि में, अशोक की ब्राही लिपि में शहर का नाम क्या था? भागीलय, और दाहिनी तरफ ये खुदा हुआ था। अशोक की ब्राही लिपि में शहर का नाम खुदा हुआ था भागीलय, दाहिनी तरफ खुदा हुआ था। ठीक है, आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से किस राजवंश के शासक, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक थे? निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक थे? पहले क्या लिखा? मौर्य, बी में लिखा शुंग, सी में लिखा कण्व, और डी में क्या लिखा? सातवाहन। डी में क्या लिखा हुआ? सातवाहन। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक है? पहले क्या लिखा? मौर्य, बी में क्या लिखा? शुंग वंश, बी में क्या लिखा? शुंग वंश, सी में लिखा कण्व, और डी में क्या लिखा हुआ है? सातवाहन। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें और राइट आंसर पे जाएं तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। क्या होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी होगा कि राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक थे। वो कौन से थे? सातवाहन थे। जैसे कि हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में भी कैसी सभ्यता थी? मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। उसी तरीके से सातवाहन सभ्यता थी, वो भी मात्र सत्तात्मक थी। लेकिन बात अगर आए राज्य सिंहासन की तो फिर क्या हुआ करता था? पुरुष प्रधान की बात आया करती थी, और माँ को ना राजा बना करके किसको बनाया जाता था? किसी मेल को राजा बनाया जाता था। ओके, उत्तर भारत के आर्यजन के समाज में पिता का महत्व माता से अधिक था, परंतु सातवाहनों में
हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा हुआ करती थी, जैसा कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र नामों से पता चलता है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किए और कई रानियों ने तो प्रशासनिक रीजेंट के भी रूप में काम किया। ओके, एक बार दोबारा से देखेंगे इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत के आर्यजनों के समाज जो थे, समाज में पिता का महत्व माता से अधिक हुआ था। पिता का महत्व माता से अधिक था। कब की बात है ये? आर्यजनों की बात है, उत्तर भारत के आर्यजनों की बात है। लेकिन सातवाहनों की बात की जाए, अपोजिट में देखा जाए, तो मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है सातवाहनों में, परंतु सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम जो उनकी माताओं के नाम पर ही रखे जाने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि नाम से स्पष्ट होता है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा जो थी अधिक थी। क्या थी? माता की प्रतिष्ठा जो थी अधिक थी। रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किए। कई रानियों ने तो प्रतिशतक, क्या स्टूडेंट है, कई रानियों ने तो प्रतिशासक यानी कि रीजेंट के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास लिखा हुआ है। ठीक है, आभास। आगे देखिए फैक्ट में, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फैक्ट में देखिए आगे क्या कहा गया है, देखिए एक बार इम्पोर्टेंट फैक्ट में आगे उन्होंने बताया हुआ है कि पुराणों में केवल आंध्र प्रदेश का उल्लेख है। यहाँ किसका? आंध्र प्रदेश का उल्लेख है, सातवाहन शासन का नहीं। ठीक है, आरंभिक सातवाहन राजा जो थे, आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र के थे, जहाँ उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिलते हैं। सातवाहनों की राज की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की भाषा हुआ करती थी। सभी अभिलेख जो इसी भाषा में हैं। और लिपि की बात की जाए तो लिपि इनकी कौन थी? ब्राही थी। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 की सीरीज़ में आज इतना ही, और आज एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए एक बार, पुराणों में केवल आंध्र शासक का ही उल्लेख मिलता है, सातवाहन शासक का नहीं। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्रा में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिलते हैं। सातवाहनों की राज की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। सभी अभिलेख जो इसी भाषा में मिला करते थे। और इनकी जो लिपि की बात की जाए तो लिपि कैसी थी? ब्राही थी। इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी कि मौर्य काल में क्या था? मौर्य काल में की जो लिपि जो थी, मौर्य काल की लिपि और क्या थी? भाषा। मौर्य काल की लिपि और भाषा। लिपि कैसी थी? भाषा कैसी थी? प्राकृत। लिपि कैसी थी? ब्राही। लिपि कैसी थी स्टूडेंट? ब्राही। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन की सीरीज स्टूडेंट होती है यहाँ पे कंप्लीट। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। God bless you. Thank you for watching and subscribe me and feedback me.